हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। उसमें लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्कस किया, और हमने देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, उनमें कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये हम देखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन है। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हेडिंग है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम थीटा से या लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने थीटा से डिनोट किया है, थीटा से डिनोट किया है। चलो देखिए पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो दोनों बॉडी के मॉलिक्यूल्स में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने से उनके बीच में एक नेट फोर्स डेवलप हो जाता है। उस नेट फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो दोनों बॉडी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण उनके बीच में एक नेट अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इसको हमने P से डिनोट किया है। अब इस डायग्राम में देखिए कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल ना होकर के नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा है, और ये हमारा पुलिंग फोर्स F है। ये पुलिंग फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को मूव करने के लिए। ये कांटेक्ट फोर्स है जो दोनों बॉडी के बीच में एक्ट कर रहा है। जब हम पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस केस में कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से कुछ एंगल बनाने लगता है, और इस केस में इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक नॉर्मल टू द सरफेस जो कि नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है, एक पैरेलल टू द सरफेस जो कि फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों कांटेक्ट फोर्स के ही कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर P cos थीटा जो आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन का रोल प्ले करेगा, P sin थीटा जो आएगा वो आपका फ्रिक्शन फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो आइए देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। कांटेक्ट फोर्स के द्वारा नॉर्मल से बना हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। कांटेक्ट फोर्स के द्वारा नॉर्मल से बना हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। आइए देखिए द एंगल व्हिच द कांटेक्ट फोर्स P makes with the normal reaction is called angle of friction. Means contact force वर्टिकल से जो एंगल बनाता है या नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। आइए देखें द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। इस कांटेक्ट फोर्स P का जो नॉर्मल कंपोनेंट है P cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। इसको N से डिनोट करते हैं, N इक्वल टू P cos थीटा। अगला द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इस कांटेक्ट फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है P sin थीटा, जो कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये फ्रिक्शन एफएस हो जाएगा P sin थीटा। इसका मतलब फ्रिक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन हो गई द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये आपका फ्रिक्शन हो गया। दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर लें, P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू N स्क्वायर प्लस Fs स्क्वायर। तो P स्क्वायर इक्वल टू N स्क्वायर प्लस Fs स्क्वायर, P इक्वल टू स्क्वायर रूट N स्क्वायर प्लस Fs स्क्वायर। यह हम स्क्वायर से कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जो है वो कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ये कांटेक्ट फोर्स होता है। तो P की वैल्यू आ गई N स्क्वायर प्लस Fs स्क्वायर। N इक्वल टू होता है mg, Fs मैक्स इक्वल टू म्यू s इनटू N इक्वल
P की वैल्यू आ जाएगी mg होल स्क्वायर प्लस म्यू एस इंटू mg होल स्क्वायर। तो P की वैल्यू आ जाएगी mg1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये P क्या है? कंटैक्ट फोर्स है। P क्या है? कंटैक्ट फोर्स है। इफ द सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ होगा तो म्यू एस की वैल्यू 0 होगी, तो P इक्वल टू n इक्वल टू mg आ जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब सरफेस स्मूथ है तो कंटैक्ट फोर्स कंटैक्ट सरफेस के नॉर्मल होता है, उस केस में उसका कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता है। अब कंटैक्ट फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल बन जाता है। आइए देखें एंगल tan थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा fs जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये n हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू fs अपॉन n। fs हो जाएगा म्यू एस इंटू n अपॉन n, क्या जाएगा किसके? म्यू एस, जिसके और आ जाएगा म्यू एस के। तो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। इसका मतलब ये हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंगल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मींस कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। मींस म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। क्या? म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। आइए अब हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? आइए हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल फाई है। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रख दिया है। ब्लॉक पर नॉर्मल एक्शन को Cn ऐड कर रहा है, mg वर्टिकल डाउनवर्ड ऐड कर रहा है। ये एंगल फाई है, ये फाई हो जाएगा। mg के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर mg cos फाई, इधर आ जाएगा mg sin फाई। mg sin फाई इस ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल करना चाहेगा और mg का नॉर्मल रिएक्शन mg cos फाई को बैलेंस करेगा। जब ये ब्लॉक इधर चलने लगे तो इसके अपोजिट में फ्रिक्शन fs एक्ट करेगा। अब जैसे जैसे हम इसका एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, mg sin फाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, mg cos फाई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी उस एंगल पर ये ब्लॉक जस्ट चलने की सिचुएशन हो जाएगा। मींस उससे जरा सा भी हम एंगल इंक्रीज कर दें ये ब्लॉक चलने लगेगा। वो जो एंगल है वही कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब हो गया किसी इंक्लाइन प्लेन का वो मिनिमम एंगल, किसी इंक्लाइन प्लेन का वो मिनिमम एंगल जिस एंगल के जस्ट बाद उस पर रखा हुआ ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देता है, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। किसी इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिस एंगल के जस्ट बाद उस पर रखा हुआ ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। आइए देखें कैसे डिफाइन करेंगे। द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, वो मिनिमम एंगल जो कि इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाता है, सो दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट बिगिंस जस्ट टू स्लाइड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। मींस किसी भी इंक्लाइन प्लेन का वो मिनिमम एंगल जिस एंगल को रखने पर उस पर रखा हुआ ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, वो मिनिमम एंगल जो एक इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाता है, so that a body placed on it begins to slide is called angle of repose। मींस किसी भी इंक्लाइन प्लेन का वो मिनिमम एंगल जिस एंगल से जरा सा हम इंक्रीज कर दें इस पर रखा हुआ ब्लॉक चलना शुरू कर देता है, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। द एंगल फाई इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट बिगिंस जस्ट टू स्लाइड। हम एंगल फाई को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं इस पर रखा हुआ ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने की सिचुएशन में है। ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन का मतलब होता है कि जरा सा भी हम इस एंगल को चेंज कर दें, स्लाइटली चेंज कर दें तो ब्लॉक चलना शुरू कर देगा, तो उसको बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs जस्ट बैलेंसेस द पुलिंग फोर्स mg sin फाई। जब ये जस्ट मोशन की कंडीशन में होगा तो यहाँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये इसकी mg sin फाई को बैलेंस करेगा।
तो एफ नॉर्मल रिएक्शन कैन जस्ट बैलेंस द mg cos phi, और नॉर्मल रिएक्शन का mg cos phi को बैलेंस करेगा। आइए देखें, एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू mg sin phi और ये इक्वल टू mg cos phi, दोनों को डिवाइड कर दें, mg sin phi अपॉन mg cos phi इक्वल टू fl अपॉन n इक्वल टू μs इंटू n अपॉन n, तो tan phi इक्वल टू μs, tan phi इक्वल टू μs। इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, और tan थीटा इक्वल टू tan phi इक्वल टू μs, थीटा इक्वल टू phi इक्वल टू μs। इसका मतलब इस कंडीशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज दोनों आपस में इक्वल होते हैं और वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। थीटा इक्वल टू फाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, दोनों सेम होते हैं। ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज से हम ये पता कर लेते हैं कि कितना मिनिमम एंगल इस इंक्लाइंड प्लेन का होगा कि उससे जरा सा भी हम चेंज कर दें तो ब्लॉक जस्ट चलना शुरू कर देगा, वही एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज एक इंक्लाइंड प्लेन के लिए डिफाइंड होता है, जबकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वहाँ पर डिफाइन किया गया है। ओके, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी क्या है इस टॉपिक में।